क्या एक टूटती हुई और शराब के नशे में डूबी पुलिस अफसर शहर के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन की बेटी के कातिल को ढूंढ पाएगी जिसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, या फिर वो वहीं पर फंस जाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीरीज डिकोड पर। आज हम एक बेहद डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाली सस्पेंस थ्रिलर सीरीज ब्राउन का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून जायसवाल की बेटी के सनसनीखेज मर्डर से। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर कर रही होती है जो खुद अपनी जिंदगी से परेशान है। आखिर उस मासूम लड़की का बेरहमी से कत्ल किसने किया, यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो सस्पेंस और थ्रिल के इस सफ़र पर निकलने से पहले चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही धमाकेदार एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहें। चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। सीरीज के शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले एक बेहद खौफनाक मंजर से होती है। स्क्रीन पर हमें एक बेबस लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ पैर रस्सी से जकड़े हुए हैं और उसे एक बेड के ऊपर बांधकर लटकाया गया है। वो अपनी जान की भीख मांग रही होती है। तभी अंधेरे से एक अनजान कातिल बाहर आता है और वो बिना किसी रहम के बड़ी बेरहमी से उस लड़की की गर्दन काट देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारी मुख्य किरदार रीता ब्राउन पर जाता है, जहां पर रीता गहरी नींद से हाँफते हुए जाग जाती है क्योंकि उसने अभी एक भयानक नाइटमेयर देखा था जिसमें वो समंदर की असीम गहराइयों में डूबती जा रही थी। यह कोई आम सपना नहीं था। ऐसा खौफनाक मंजर अक्सर रीता को आया करता था। रीता कोई साधारण महिला नहीं थी बल्कि एक बेहद काबिल पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन कुछ समय पहले उसकी बिगड़ती मानसिक स्थिति और डिप्रेशन की वजह से उसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट से हटाकर आरपीएफ में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब अगले सीन में रीता एक पुलिस एकेडमी पहुंचती है जहां पर वो न्यू ट्रेनीज को क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बेहद ज़रूरी टिप्स दे रही होती है कि तभी अचानक रीता के पास एक कॉल आती है। वो कॉल होती है मुख्यमंत्री के पीए शुवेंदु की। शुवेंदु रीता से कहते हैं कि एक बेहद हाई प्रोफाइल केस के सिलसिले में उसे तुरंत सीएम ऑफिस पहुंचना होगा। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है होमिसाइड डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर अर्जुन से। अर्जुन इस समय समंदर के बीचों बीच एक चलती हुई बोट पर बैठा हुआ होता है। दरअसल कुछ समय पहले अर्जुन के पास इसी बोट के ड्राइवर की पत्नी का मर्डर केस आया था। उसने अपनी सूझबूझ से इस केस को सॉल्व कर लिया था और आज वो यहाँ पर उसी ड्राइवर को अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल की रिपोर्ट बताने आया था। अर्जुन ठंडे दिमाग से ड्राइवर की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम्हारी पत्नी को किसी और ने नहीं बल्कि खुद तुमने ही मारा है। जैसे ही ड्राइवर को पता चलता है कि उसका पाप पकड़ा गया है, वो कानून के चंगुल से बचने के लिए समंदर के गहरे पानी में कूद जाता है, लेकिन अर्जुन भी जल्दी से उसे पकड़ लेता है। उधर सीएम ऑफिस पहुंचते ही रीता ब्राउन की मुलाकात शहर के पुलिस कमिश्नर से होती है। कमिश्नर रीता को उसी दिल दहलाने वाली मर्डर केस की फाइल सौंपते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखी थी। दरअसल जिस लड़की का बेरहमी से कत्ल हुआ था उसका नाम आहना जायसवाल था। आहना कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि देश के जाने माने बिजनेस टाइकून धीरज जायसवाल की इकलौती बेटी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि धीरज जायसवाल सीएम के क्लासमेट रह चुके थे। इसी वजह से यह केस बेहद संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामला बन चुका था जिस पर सीधे सीएम की नज़र थी। सीएम खुद चाहते थे कि इस केस की जांच कोई ऐसा अफसर करे जिसका रिकॉर्ड बेदाग हो, क्योंकि रीता ब्राउन ने अपने पास्ट में कई नामुमकिन केस चुटकियों में सॉल्व किए थे, इसलिए जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। इस मिशन में रीता को असिस्ट करने के लिए इंस्पेक्टर अर्जुन को लगाया जाता है। अगले ही सीन में रीता और अर्जुन क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं। वहां का नज़ारा इतना डिस्टर्बिंग और डरावना था कि किसी भी कमज़ोर दिल वाले इंसान के होश उड़ जाए। आहना का धड़ बिस्तर के ऊपर हवा में लटका हुआ था और उसका कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा हुआ था। पूरे कमरे की दीवारें और फर्श पर सिर्फ खून ही बिखरा हुआ था। रीता अपनी खोजी नज़रों से जब आहना की बॉडी को बारीकी से एग्जामिन करती है तो उसे आहना के राइट हैंड पर कुछ पुराने कट्स के निशान दिखाई देते हैं। इससे रीता समझ जाती है कि आहना मानसिक रूप से किसी बहुत बड़े ट्रॉमा या डिप्रेशन से गुजर रही थी।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्जुन रीता को बताता है कि आहना अपने पिता के आलीशान बंगले को छोड़कर यहाँ इस सादर से फ्लैट में किराए पर रहती थी। वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहती थी और उसकी अपने परिवार वालों से भी कम पड़ती थी। आहना एक एनजीओ में काम करती थी। जब रीता बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि आहना बेहद इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी जो दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, बस एक सैफ अली नाम की उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो उससे अक्सर मिलने आया करती थी। इसके अलावा उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम शौकत था। परिवार में सिर्फ उसका भाई संजय ही था जो आहना से बहुत प्यार करता था और कभी कभार उसे फ्लैट पर मिलने आया करता था। इसी बीच अर्जुन पूरे फ्लैट की तलाशी लेता है लेकिन उसे आहना का स्मार्टफोन कहीं भी नहीं मिलता। कातिल आहना का फ़ोन अपने साथ ले गया था। वहीं फॉरेंसिक डॉक्टर रीता को एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं कि कातिल कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक सातिर दिमाग वाला इंसान है। उसने पूरे क्राइम स्पॉट पर अपना एक भी फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट नहीं छोड़ा था। यानी यह एक सोची समझी और परफेक्ट प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। अब रीता इंस्पेक्टर अर्जुन के साथ सीधे धीरज जायसवाल के आलीशान बंगले पर पहुंचते। घर भले ही बहुत बड़ा और आलीशान था लेकिन वहां मौजूद लोगों का बर्ताव रीता को बेहद फिशी लगता है। उनके बात करने के तरीके और हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वो लोग पुलिस से कुछ बहुत बड़ा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान आहना के भाई संजय से रीता को एक अहम सुराग मिलता है। संजय बताता है कि कुछ समय पहले आहना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने एक पर्सनल ड्राइवर राजू को काम से निकाल दिया था क्योंकि राजू का बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं था। वो बेहद गैर जिम्मेदार था। कई बार आहना को कॉलेज या एनजीओ से लेने ही नहीं जाता था और अक्सर नशा करके कहीं गायब रहता था। इसी वजह से कई बार मजबूरन संजय को खुद आहना को लेने जाना पड़ता था। जब रीता और अर्जुन वहां से निकलने लगते हैं तो धीरज जायसवाल रीता को सीएम के नाम और दोस्ती का वास्ता देते हुए चेतावनी नुमा लहजे में कहते हैं कि रीता जी, सीएम साहब मेरे बेहद करीबी मित्र हैं। मैं चाहता हूं कि आप बिना समय बर्बाद किए इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दें। बंगले से निकलने के बाद रीता सीधे उस पब हाउस पहुंचती है जहां पर आहना के मर्डर वाली रात वो गई थी। रीता जब वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे एक क्लू मिलता है। फुटेज में साफ दिख रहा था कि मर्डर वाली रात आहना और उसके ड्राइवर राजू के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक और हाथापाई हुई थी। राजू जबरदस्ती आहना को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन आहना उसे धक्का मारकर कैब में बैठकर वहां से अपने फ्लैट पर निकल गई थी। अब कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। आहना के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट वही ड्रग एडिक्ट ड्राइवर राजू बन चुका था। रीता और अर्जुन बिना समय गवाए राजू को पकड़ने के लिए उसके पते पर जाते हैं लेकिन राजू वहां से भाग चुका होता है। इसीलिए रीता अपने सबसे भरोसेमंद इन्फॉर्मर जॉन के पास पहुंचती है। जॉन अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके रीता को राजू का एकदम सटीक लोकेशन बता देता है। क्योंकि राजू एक गंभीर ड्रग एडिक्ट था इसीलिए वह शहर के एक बदनाम कोने में ड्रग्स की खेप लेने जाता था। रीता और अर्जुन उस लोकेशन पर राजू को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन राजू उन्हें देखकर भागने लगता है। काफी देर चेजिंग के बाद रीता और अर्जुन राजू को पकड़ लेते हैं। राजू को सीधे पुलिस के रिमांड रूम में लाया जाता है। इसी बीच पुलिस की एक दूसरी टीम राजू के घर की तलाशी लेने जाती है। तलाशी के दौरान पुलिस को राजू के कमरे से कई सारे चोरी के और इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन्स मिलते हैं लेकिन जब फॉरेंसिक टीम उन सभी फोन्स की जांच करती है तो पता चलता है कि उनमें से एक भी फ़ोन आहना जायसवाल का नहीं है। कातिल अगर राजू था तो आहना का फ़ोन राजू के घर क्यों नहीं मिला। दूसरी तरफ पुलिस की इस तेजी से धीरज जायसवाल के माथे पर पसीना आ जाता है। वह तुरंत अपने एक बेहद सीक्रेट और वफादार इन्फॉर्मर को फ़ोन लगाता है और आदेश देता है कि रीता ब्राउन के पास्ट, उसकी कमियों और उसकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखो। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक दर्दनाक फ्लैशबैक से। हमें मोंटी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, एक ऐसा बच्चा जो गलती से अपनी ही माँ को किसी और मर्द के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। एक माँ के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी। जब उसकी माँ की नज़र मोंटी पर पड़ती है तो वो इस शर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना हाथ काट कर मर जाती हैं। इस खौफनाक हादसे के बाद मोंटी के पिता उसे सिर्फ एक ही बात समझाते हैं कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अब आते हैं कहानी के प्रेजेंट में। केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी लेकिन पॉलिटिक्स भी दोबारा शुरू हो चुकी थी।
कमिश्नर बिल्कुल नहीं चाहता था कि रीता इस केस को सॉल्व करे। वो सीएम के कान भरता है कि रीता को इस केस से हटा दिया जाए, लेकिन शुभेंदु के बीच में आने की वजह से सीएम ऐसा नहीं करते। उधर लॉकअप में राजू से लगातार पूछताछ चल रही है। राजू चीख चीख कर कह रहा होता है कि उसने आहना का मर्डर नहीं किया, लेकिन रीता और अर्जुन, उनका शक अभी भी सबसे ज़्यादा राजू पर ही टिका हुआ था। उसके बाद रीता अब मिलने पहुंचती है सैफ अली के ऑफिस। सैफ अली जो आहना की दोस्त थी, वो रीता के सामने इतनी मासूम बनती है और कहती है कि मैं तो आहना से 1 महीने पहले काम के सिलसिले में मिली थी। लेकिन झूठ, क्योंकि तभी स्क्रीन पर हमें असलियत दिखाई जाती है। कुछ ही टाइम पहले एक क्लब में आहना और सैफ अली के बीच बुरी तरह झगड़ा हुआ था और गुस्से में आहना ने सैफ अली के मुंह पर ड्रिंक फेंक कर मारी थी। इसका मतलब साफ था कि सैफ अली इस इन्वेस्टिगेशन को भटका रही। अगले सीन में रीता जब थकी हारी अपने घर लौटती है तो हमें उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिखाई देता है। उसे अपने सामने अपना बॉयफ्रेंड कम हस्बैंड नितिन गोस्वामी दिखाई देता है, पर यह कोई हकीकत नहीं बल्कि एक हेलुसिनेशन था। नितिन अब इस दुनिया में नहीं था। एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो चुकी थी और इसी सदमे की वजह से रीता पूरी तरह टूट चुकी थी और एल्कोहलिक बन गई थी। फॉरेंसिक डॉक्टर रीता को एक ऐसी बात बताता है जो पूरे केस को पलट कर रख देती है। डॉक्टर कहता है कि किलर ने यह मर्डर बहुत ही सफाई से किया है। उसे बॉडी के सारे प्रेशर पॉइंट पता थे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, किलर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल था। साथ ही ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि किलर राइट हैंडेड था। अब रीता दिमाग लगाती है और लॉकअप में बंद राजू से एक नोट लिखवाती है। तब राजू लेफ्ट हैंडेड निकलता है तो रीता समझ जाती है कि किलर राजू नहीं कोई और ही है। लेकिन यहाँ रीता के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। सीएम ने आज ही के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जहां वो राजू को किलर घोषित करके केस को जल्दी खत्म करना चाहते थे, पर रीता डरने वालों में से नहीं थी। वो सीधे मीडिया के सामने जाती है और लाइव टेलीकास्ट में कह देती है कि राजू किलर नहीं है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। यह सुनकर सीएम और कमिश्नर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उधर जायसवाल भी सीएम को कॉल करके धमकी भरी वार्निंग देता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। अब जब राजू सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो चुका था तो रीता और अर्जुन का अगला निशाना बनता है शौकत, जो आहना का एक्स बॉयफ्रेंड था और एक लैब में काम करता था। रीता को पता चलता है कि उनका ब्रेकअप इसीलिए हुआ था क्योंकि जब भी शौकत आहना के करीब जाने की कोशिश करता, आहना का बिहेवियर अचानक बहुत अजीब और डरा हुआ इंसान सा हो जाता था। शौकत अपना बहाना बनाते हुए कहता है कि मर्डर वाली रात में वो पूरी रात लैब में ही था, आप चाहें तो वॉचमैन से पूछ लीजिए। और जब रीता वॉचमैन से पूछती है तो वॉचमैन बिल्कुल वही बात दोहराता है कि हाँ, शौकत यहाँ था और हम दोनों पास के होटल में बिरयानी खाने गए थे। लेकिन वॉचमैन के बोलने के तरीके से साफ लग रहा था कि उसे सारी बातें रटाई गई थीं। रीता जब शौकत का बैकग्राउंड चेक निकालती है तो एक घिनौना सच सामने आता है। शौकत ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई की थी और वहाँ पर उसने अपनी ही एक कलीग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था और उस पर एक छोटा सा केस भी हुआ था। यानी शौकत शुरू से ही एक सातिर और हरामी टाइप का बंदा था। कहानी आगे बढ़ती है और हमें आहना की कंडोलेंस मीटिंग दिखाई जाती है। जायसवाल के घर पर रीता और अर्जुन पहुंचते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर संदीप से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर संदीप बताते हैं कि वो पिछले कुछ टाइम से आहना का इलाज कर रहे हैं क्योंकि आहना किसी बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा और डिप्रेशन से गुजर रही थी और ये बात उसने अपनी फैमिली से भी छिपा कर रखी थी। वहीं पर रीता को आहना की पुरानी नैनी मिलती हैं जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। नैनी बताती हैं कि शौकत हमेशा सीक्रेटली आहना के घर आता रहता था और उन्होंने एक बार उन दोनों को किचन में रोमांस करते हुए भी देखा था। अब घर लौटते टाइम रीता के दिमाग में वॉचमैन की वो बिरयानी वाली बात घूम रही होती है। वो सच निकलवाने के लिए सीधे उस बिरयानी शॉप पर पहुंचती है और वहाँ उसे जो पता चलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। बिरयानी शॉप का मालिक कहता है कि मर्डर वाली रात तो उसकी शॉप बंद थी, यानी शौकत और वॉचमैन दोनों मिलकर सफेद झूठ बोल रहे थे। अब आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि शौकत सीधे पहुंचता है आहना के सगी दोस्त सैफ अली के पास और वो दोनों एक कमरे में जाकर बेहद क्लोज और इंटीमेट होने लगते हैं। यानी शौकत ना ही सिर्फ एक झूठा था बल्कि उसने आहना को धोखा भी दिया था। उसका अफेयर चल रहा था सैफ अली के साथ।
क्या आहना को इस अफेयर के बारे में पता चल गया था? एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक लॉज के सीन से, जहां हमें संजय किसी लड़की के साथ दिखाया जाता है। उधर दूसरी तरफ हमारी ऑफिसर रीता सैफ अली और शौकत को घसीट कर सीधे इंटरोगेशन रूम में लेकर आती हैं। रीता उन दोनों के मुंह पर उनके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा फेंकती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों की चैट हिस्ट्री से साफ हो चुका है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, और क्योंकि वॉचमैन ने भी झूठ बोला था, इसका सीधा मतलब है कि तुम दोनों ने मिलकर ही आहना का मर्डर किया है। अब शौकत बुरी तरह डर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसने आहना से कभी प्यार किया ही नहीं, वो तो हमेशा से सैफ अली के साथ ही था। वहीं सैफ अली एक नई बात बताती है। वो कहती है कि आखिरी बार वो आहना से एक मेडिकल शॉप पर मिली थी, पर आहना ने उससे बात नहीं की थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम संजय को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि संजय की वाइफ आहना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। साथ ही संजय के अपनी बीवी के साथ भी रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। अगले दिन रीता उसी मेडिकल शॉप पर पहुंचती है जहां सैफ अली ने आहना को देखा था। रीता वहां से आहना की दवाइयों की लिस्ट निकलवाती है और उस लिस्ट को देखते ही रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस लिस्ट में अबॉर्शन की दवाई का नाम था, यानी आहना प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन के लिए वहां से दवा ली थी। रीता का दिमाग ठनक जाता है क्योंकि ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था। रीता तुरंत फॉरेंसिक डॉक्टर के पास पहुंचती है और तब सामने आता है एक घिनौना सच। पता चलता है कि सीनियर के भारी प्रेशर की वजह से फॉरेंसिक डॉक्टर के जूनियर ने प्रेग्नेंट होने वाली बात को रिपोर्ट से डिलीट कर दिया था। इस बात पर फॉरेंसिक डॉक्टर अपने जूनियर पर बुरी तरह भड़क जाते हैं, लेकिन रीता को अब गेम समझ आ रहा था। कातिल नहीं चाहता था कि आहना के प्रेग्नेंट होने की बात कभी भी बाहर आए, और शायद इसी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए ही आहना का मर्डर किया गया था। अब शक की सुई दो तरफ घूम रही थी, या तो इसके पीछे शौकत था या फिर खुद जायसवाल फैमिली। अब कहानी में एंट्री होती है धीरज जायसवाल की। उसके कहने पर एक बिकाऊ मीडिया एंकर न्यूज चैनल पर लाइव आता है और रीता के अतीत का तमाशा बनाने लगता है। वो रीता और नितिन गोस्वामी, जो कि होम मिनिस्टर था, के अफेयर की बात उछाल देता है ताकि रीता को डिफेम किया जा सके और वो इस केस को छोड़ दे। पर रीता चट्टान की तरह मजबूत होती है, उसे इन गंदी चालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बार सैफ अली और शौकत को अलग अलग कमरों में रखकर इंट्रोगेट करती है। पर हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों को भी आहना की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो रीता को बताते हैं कि आहना संजय से छुपाकर एक डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया करती थी और उस ऐप पर उसके और भी कई लड़कों के साथ रिलेशनशिप थे। सच्चाई जानने के लिए रीता अब आहना के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप के पास आती है। पर ताज्जुब की बात देखिए, डॉक्टर संदीप को भी इस प्रेगनेंसी के बारे में कोई नहीं अंदाजा था। हाँ, आहना ने पिछले कुछ सेशन जरूर स्किप किए थे। रीता जब उनसे पूछती है कि वो मर्डर वाली रात कहाँ थे, तो डॉक्टर बताते हैं कि उस रात वो अपने एक पेशेंट पंकज के साथ थे। रीता पंकज के डिटेल्स लेकर वहाँ से निकल जाती है। घर आने के बाद रीता को याद आता है कि आज उसकी आंट का बर्थडे है। वो इस छोटी सी पार्टी में अर्जुन को भी इन्वाइट करती है। बातों बातों में जब रीता अर्जुन की फैमिली के बारे में पूछती है तो माहौल भारी हो जाता है। अर्जुन बताता है कि उसकी फैमिली में अब सिर्फ उसके बूढ़े पिता बचे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। दरअसल कुछ साल पहले एक खौफनाक रोड एक्सीडेंट में अर्जुन ने अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया था और इस सदमे का उसके पिता पर बहुत बुरा असर पड़ा था। उधर पुलिस के शिकंजे में आने के बाद सैफ अली अब शौकत से दूरियां बनाने लगती है, पर शौकत उसे मनाने और रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कमिश्नर रीता को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो रीता को बताता है कि फॉरेंसिक डॉक्टर के जूनियर ने खुद को बचाने के लिए रीता पर ही झूठे आरोप लगा दिए हैं। उसने कह दिया है कि रीता ने ही जबरदस्ती ऑटोप्सी रिपोर्ट बदलने के लिए कहा था और इसी साजिश का फायदा उठाकर कमिश्नर रीता को इस केस से सस्पेंड जैसी हालत में लाकर उसका ट्रांसफर वुमेन्स विंग्स में कर देता है। रीता अंदर से पूरी तरह अब डिस्टर्ब और टूट चुकी होती है, क्योंकि इस भ्रष्ट सिस्टम में एक ईमानदार ऑफिसर को यहीं पर चोट पहुंचाई जाती है। या तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर ट्रांसफर। और इसी बेवसी के साथ इसका तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, रीता को तो केस से हटा दिया गया है, लेकिन कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहा है। आखिर कौन है आहना का असली गुनहगार? क्या वो संजय है, शौकत है, या फिर जायसवाल फैमिली का कोई बड़ा नाम? इन सब बचे हुए सवालों के जवाब और कहानी का असली कातिल आपको देखने को मिलेगा
इसके सेकंड पार्ट में। अगर आप जानना चाहते हैं कि असली किलर कौन है तो आपको इस वीडियो को अपना पूरा प्यार देना होगा। आप इस वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स करेंगे मैं उतनी ही जल्दी इसका अगला और आखिरी पार्ट लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और हाँ, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना यार। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में ही कातिल के चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।